ओके, सो वेलकम। तो कल वाला सेशन आपको याद था, कल हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के ऊपर कुछ सवाल सॉल्व किए थे, राइट? यू रिमेम्बर कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके ऊपर बात हुई थी। आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू फार्मूला, राइट? और ये फार्मूला कौन सा है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको अभी समझना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट in nth second, nth second, डिस्प्लेसमेंट इन nth second, राइट? ये चीज है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth second। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड, सुना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 seconds, so you understand that this displacement is for, अगर कुछ ना बोला रहे तो 0 to 10 seconds की बात हो रही है, ठीक है? अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट from 2 to 5 seconds, means it is displacement in 5 seconds minus displacement in 2 seconds, right? This is what is the meaning. 5 seconds मतलब इसको और अच्छे से लिखना है तो we will write it as displacement 0 to 5 minus displacement in 0 to 2, right? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं displacement in the nth second. Suppose if I tell you find out the displacement, suppose if I tell you find out the displacement in the 5th second, ठीक है? 5th second में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन द 5th second, सपोज दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग, ठीक है? तो 5th second का मतलब क्या है ये अपने को समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 5th second दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? सो व्हेन आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट इन nth second means now we are not talking about an interval of time, but we are talking about 5th second में कितना चला, 4th second में कितना चला, ठीक है? सो nth second, let's take an example that suppose we are talking that nth second is 5th second, n की वैल्यू 5th लेते हैं, तो 5th का मतलब क्या हुआ? 5th second का मतलब है ओके, सी, फिर से मैं बोल रहा हूं nth second, suppose we are talking about 5th second, right? 5th second में बॉडी ने कितना चला, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि 5th second का मतलब क्या है। सपोज वी आर सेइंग 5th second, 5th second मतलब 4 seconds have completed but 5 seconds have not. This is the meaning of 5th second. Suppose we say 10th second, suppose we say 10th second, 10th second का मतलब क्या? 9 seconds have completed but 10 seconds have not. This is the meaning of 10th second. तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि what is the displacement, tell me the displacement in 10th second, तो लॉजिकली मैं इसको क्या लिखूंगा? What I will do is that I will find out what is the displacement in 0 to 10 seconds और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा what is the displacement in 0 to 9 second. क्या ये मुझे दे देगा डिस्प्लेसमेंट इन 10th second? क्या मेरी बात समझ में आई है? This will give me the displacement in 10th second. So 10th second का डिस्प्लेसमेंट मतलब exactly 10th second में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये मुझे जानना है, ठीक है? फिर से सुनो, exactly 10th second में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये मुझे जानना है
तो मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। 0 to 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसमें से 0 to 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट कर दो। विल आई गेट द डिस्प्लेसमेंट विच हैज एग्जैक्टली हैपेंड इन द 10th सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ध्यान सुनना, इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला जो आएगा, अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा समझते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आएगा displacement in nth second will be displacement in n seconds। n seconds मतलब इसको अच्छे से लिखता हूं 0 to n seconds minus displacement in n minus 1 seconds। n minus 1 seconds means 0 to n minus 1 seconds। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर ये दोनों का डिफरेंस में ले लूं, will I get the displacement in nth second। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज करना सकूं, यही हमें याद रखना है, यही फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद भी रखना है और समझना भी। एक्चुअली ये समझना है, समझ के याद रखना है कि क्या हुआ था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या, दोनों काम करने हैं, ठीक है। समझना भी है और याद भी रखना है। याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में इसे याद करते करते तुम्हारा समय निकल जाएगा। So displacement in the nth second equal to displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 seconds. When I say displacement in n second, what I mean is that it is the displacement from t equal to 0 to t equal to n seconds minus displacement in n minus 1 second. What is the meaning of the displacement in n minus 1 second? It is the displacement from t equal to 0 to t equal to n minus 1 seconds. Am I making sense? Am I making sense? Are you understanding this? कोई दिक्कत नहीं है, everybody is okay with this, right? अब ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला किताबों में लिख देते हैं वो हम डिराइव कर लेंगे। मान लो मैं बोलूं कि इनिशियल वेलोसिटी, सपोज द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सुनना ध्यान से। सपोज इफ आई टेल यू दैट द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, इफ आई एम सेइंग दैट बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स क्या, u is 0। what is u? We understand u is equal to initial velocity and it is equal to 0, and the body is moving with uniform acceleration। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो a है। कितनी है? a है वैल्यू, ठीक है। तो आइए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। फॉर्मूला लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। अगर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स का फॉर्मूला लिखा जाए, इट विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 होने के कारण ut की वैल्यू 0 हो गई। सब लोग अपने कॉपी में साथ साथ करते चले, हाफ इंटू a इंटू n माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस ut फिर से 0 हो गया, हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लॉजिकल। तो इसमें आप हाफ a कॉमन निकाल लें, हाफ a कॉमन निकाल ले और आपको कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, जैसा करना चाहते हैं कर ले, कोई मुझे उसमें कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम हैविंग, a by 2 into 2n minus 1। ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लें, 0 मान लें। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लें, 0 मान लें। जस्ट लेट मी सी, क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ एवरीबॉडी, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान ले रहा हूं तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान ले रहा हूं उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला आ जाएगा a by 2 into 2n minus 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। अच्छा, अगर मैं ध्यान सुनना, दूसरा केस लेता हूं कि इफ u इज नॉट 0, अगर ये नॉन जीरो है,
इफ u इज नॉट 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर से बेसिक लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, n सेकेंड्स मतलब 0 से लेके n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स, n-1 सेकेंड्स मतलब 0 से लेके n-1 सेकेंड्स तक। तो डिस्प्लेसमेंट nth सेकेंड इज sn-1, इसको क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर डायरेक्टली n-0 का होल स्क्वायर को डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं, माइनस, सब लोग सॉल्व करो, क्या मेरी बात समझ में आई है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे व्हाट यू विल गेट, un माइनस un यहां कट जाएगा, आपके पास यहां बचेगा क्या, u इंटू 1 पूरा पहले लिखता हूं प्लस हाफ a, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान दोगे ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यू विल गेट u प्लस u इंटू 1 a बाई 2, ये वाला पार्ट आ जाएगा 2n-1। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, क्लियर है ये। अच्छा, अब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं कुछ चीज आपको, एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर किसी एक एग्जामिनेशन में सवाल भी आ गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है तो राइट हैंड साइड में भी जो भी क्वांटिटीज है उनकी यूनिट मीटर होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ये u है इंटू 1 है या u इंटू 1 है, इसका यूनिट क्या है और इस चीज का यूनिट क्या है, ये पूरे चीज का, क्या मुझे कोई बता सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो लॉजिकली बोलो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर्स में आएगी, तो राइट हैंड साइड की भी यूनिट मीटर्स में ही होनी चाहिए ना। तो क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, क्या ये दोनों टर्म्स की यूनिट मीटर्स में है या कुछ और है, हम्म 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 थोड़ा सोचो और थोड़ा और सोचो। आप यहाँ पे टर्म्स के अंदर उलझ मत जाइए, आप लॉजिकली कुछ चीज मिस आउट कर रहे हो, इसीलिए मैंने u इंटू 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, जब तुम un-1 किए थे, सुनना ध्यान से, जब तुम un-1 किए थे तो u का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और n इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स, तो इसका यूनिट सेकेंड है। तो un-1 जब किए थे तो u इंटू 1 में इस u की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड की और इस 1 की यूनिट थी सेकेंड की, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड होके यहाँ पे इसकी यूनिट मीटर ही है, मीटर पर सेकेंड नहीं है। क्योंकि बहुत बार 1 बच्चे भूल जाते हैं और 1 भूलने के बाद वो बोलते हैं कि सर ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, एक वर्ड है डायमेंशनली, डोंट वरी, मतलब मैं यूनिट्स दोनों साइड में सेम करना चाहता हूँ। आपको समझ में आया मैं क्या बोला। अब हम इसको देखते हैं a/2 वाले पार्ट को। a/2 वाले पार्ट को अगर मैं देखूं, a/2 a की यूनिट है, सुनना ध्यान से, a की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और n स्क्वायर ये सेकेंड्स है, तो यहाँ पे ये सेकेंड स्क्वायर आ गया और माइनस हाफ a(n-1) होल स्क्वायर, a की यूनिट फिर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और n-1 ये सेकेंड स्क्वायर है। तो आप जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कटता हुआ नजर आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर कटता हुआ नजर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपको आपकी यूनिट मीटर में ही मिलेगी। कोई बच्चा इस बात का ध्यान नहीं देता है, वो सीधा सीधी a/2 निकाल लेता है, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर कर लेता है, 2n-1 आ जाता है, फिर वो फंस जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू वो सेकंड डाल देता है, बट उससे उसका आंसर नहीं आता है एंड ही गेट्स कंफ्यूज्ड कि हुआ क्या। क्या मेरी बात समझ में आई है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्या क्लैरिटी आई है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है,
इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर एक टर्म की यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सभी टर्म्स की यूनिट मीटर में ही है। लिख लेना इस चीज को, सभी टर्म्स की यूनिट मीटर ही है। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट इस एग्जाम इस फॉर्मूला के लिए ये है कि ये फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, ये इंटरवल ऑफ टाइम होगा 1 सेकेंड। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। मतलब मैं लिखता हूं, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बातें याद रहेंगी, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे इस सवाल में। सुनना, मतलब ये कि I cannot use it to find the displacement in nth second as displacement in n seconds minus displacement in n minus 2 seconds. I cannot use it to find it out. मतलब अगर मुझे displacement in 5th second निकालना है, I cannot say displacement in 7th second minus displacement in 5 seconds. मतलब ये जो इंटरवल ड्यूरेशन है, ये इंटरवल ड्यूरेशन कितने का होना चाहिए? 1 सेकेंड का, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? nth सेकंड में ये n स्टैंड्स फॉर, मतलब जो इंटरवल हम कंसीडर करेंगे nth सेकंड निकालने के लिए, वो हमेशा 1 सेकंड का इंटरवल होगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 1 सेकंड इंटीजर हो, ये जरूरी नहीं है। ये 1 सेकंड का स्पैन इंटीजर पॉइंट ऑफ टाइम से लिंक्ड हो या इंटीजर पॉइंट ऑफ टाइम हो, ये जरूरी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब मैं 2.75 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। मतलब इन जगहों पे इंटीजर इंस्टेंट्स हो, ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी इवन इन फ्रैक्शन, 2.75 से 3.75, मैं ऐसा भी ले सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गाइस, समवन इज लिफ्टिंग द हैंड, इज इट ओके? फाइन। क्या क्लैरिटी है ये? मतलब सबसे पहली बात, इस इक्वेशन में एक एस्पेक्ट जो आपने समझा कि यूनिट वाइज ये जो है ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। यूनिट वाइज ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ बोलो सुहास, यू हैव अ क्वेश्चन? सुहास, नो? ओके। तो क्या आपको ये बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सेइंग इज दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि देखा ध्यान से, nth सेकंड में हम हमेशा ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, 3.75 सेकंड्स में कितना चला, 3.75 सेकंड माइनस 2.7, मतलब यहाँ पे ये जो n है, मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि n इज इंटीजर। मैंने कहीं पे ये नहीं बोला था। मतलब n क्या हो सकता है? n डेसिमल नंबर भी हो सकता है। मतलब आई कैन आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 3.9 सेकंड्स, तो 3.9 सेकंड, तो 3.9 सेकंड माइनस 2.9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट इन 3.9 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2.9 सेकंड्स, हम ये कर सकते हैं। दिस इज अलाउबल, दिस इज अलाउड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये इंटीजर वैल्यूज होंगी। मतलब आप ऐसा कोई मत बोलना कि नहीं नहीं, इससे हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि डिस्प्लेसमेंट इन 2.9 सेकंड क्या होगा। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला है कि कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल ऑफ टाइम विच इज इंटीजर। मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या क्लैरिटी है ये? एवरीबडी समझ में आई है? सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए,
ठीक है, समझ में आई है बात? गुड गुड गुड। सो ऐसे सवाल आते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द 10th सेकंड। सपोज मैं एक छोटा सा सवाल देता हूँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, कोई खास बात नहीं है। यू की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। जल्दी बोलो, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो। ठीक है, जल्दी फॉर्मूला बताओ। कितना आया आंसर? 24 मीटर। एवरीवन गॉट दिस? ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड विल बी u प्लस a by 2, u इज 5 प्लस a by 2 विच इज 2 by 2 इंटू 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 इंटू 10 माइनस 1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 20 माइनस 1 इज 19, तो 24 मीटर आपका आंसर आया। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको यूज करेंगे हम लोग अभी अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में, बट दिस इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट द nth सेकंड का मतलब क्या है। तो अगर मैं अभी आपको सम अप करके दिखाऊं, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, आपने इक्वेशन कौन कौन से पढ़े हैं? v इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, जहां पे ये t है टाइम इंटरवल। यू हैव स्टडीड v फाइनल होल स्क्वायर माइनस v इनिशियल होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपने पढ़ा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट is equal to v initial vector into t plus half into a vector into t square। और आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी या टाइम इंटरवल। यहाँ पे टी जहां पे भी लिखा हुआ वो टाइम इंटरवल है, यू अंडरस्टैंड इट। और आज आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विच इज गिवन बाय u प्लस a by 2 इंटू 2n माइनस 1। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपके पास इतने सारे फॉर्मूले वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। आपको मैंने रूल बताया है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप उसमें ना उलझ जाओ कि हमें अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है एंड कौन सा नहीं लगाना है। यहाँ पे आपको उलझना नहीं चाहिए, तो आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम एक बात करते हैं, यू नो मोशन अंडर ग्रेविटी। एक नया सब टॉपिक है, बट कुछ भी अलग नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की स्टडी करते हैं, कुछ बेसिक बातें इसमें हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो एक्सेलरेशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इस केस में कांस्टेंट होता है, राइट। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि मान लीजिए आपने एक गेंद गिराया कहीं से ऊपर से और ये ग्राउंड है आपका, तो इस गेंद के आप पूरे ट्रैक को देखो। ये गेंद जब यहाँ पहुंचा, ग्राउंड पे पहुंचा, कहीं पे भी पहुंचा, मान लो मैंने 4 सिचुएशन ले लिए A B C D, कहीं पे भी ये गेंद पहुंचा, तो आप देखो यहाँ पे इस जगह पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है
जी डाउनवर्ड्स, क्योंकि जब हमने गेंद को रिलीज कर दिया तो इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे भी उसकी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। मतलब अलग अलग पोजीशन पे या अलग अलग प्लेसेस पे और अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल लो या यूनिफॉर्म बोल लो, दोनों सेम है। क्या मैंने आपको कांस्टेंट और यूनिफॉर्म दोनों का डिफरेंस समझाया था? तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है और यूनिफॉर्म भी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एग्जैक्ट वैल्यू। बहुत बार हम इसे अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात और इंटरेस्टिंग है कि फॉर डिस्टेंसेस नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉर डिस्टेंसेस नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, समझना प्लीज, फॉर डिस्टेंसेस नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ we will assume g acceleration due to gravity to be constant। अभी यहाँ पे मैं एक रफ कट, एक थंब रूल देना चाहता हूं आपको। फॉर डिस्टेंसेस above surface of the earth to the order of 10% of radius of the earth, we can assume, बहुत बार इससे ज्यादा भी लेते हैं बट एज अ थंब रूल इतना ले लो, we can assume g to be constant। मतलब फील करना इस बात, मतलब ये कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, आपने ये बात पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 9th में। कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ? हाँ, मैं बता रहा हूँ, चिंता मत कर। यहाँ पे हर्ष ने कुछ चीज रिप्लाई किया, मैं बता रहा हूँ, वो साइन कन्वेंशन में मैं क्लियर करूंगा, रुक जा, होल्ड कर। हाँ, वेरी गुड यशस्वी। तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। सो 10% ऑफ 6400 किलोमीटर इज 640 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 640 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ you can assume g equal to constant and it is equal to how much? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बताई है मैंने, क्योंकि आपको मैं क्लैरिटी दूंगा इसको मैंने क्या पॉइंट लिखा है। ये बहुत बार बच्चे का दिमाग में नहीं आता है, फिर बच्चा ग्रेविटेशन पढ़ता है और फिर मेरे से पास सवाल लेके आता है। तो मैं अभी क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि आप 640 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तक सेफली जी को कांस्टेंट मान लो। मतलब जी मतलब स्मॉल जी, कितना मानोगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो अगर अगर दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि जी को 10 मानो तो मानो, नहीं तो 9.8 मानो, या फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन से पता चल जाएगा कि 9.8 मान के आंसर आएगा या 10 मान के आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ ना पता नहीं, हाँ ना पता नहीं, क्या क्लियर है? समझ में आई बात? हर्ष जी, हाँ बोल भाई, क्या सवाल है हर्ष, बोलो। और वो a इक्वल टू जी, वो माइनस जी चाहिए ना, जी की रुक जा जगह। बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ मैं अभी, रुक जा, मैं आया नहीं उसके ऊपर, मैं क्लियर करता हूँ, होल्ड कर, मैं अभी बोला वो चीज मैं क्लियर करता हूँ, अब भी बताता हूँ, साइन कन्वेंशन के बाद ही है, ठीक है। माइनस जी लेंगे, क्या लेंगे, सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से यहाँ पे। सो क्या समझ में आया भाई?
640 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कांस्टेंट मानेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, हर्ष म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज, ठीक है, म्यूट कर लो। तो to a distance of 640 kilometers from the surface of the earth, we will assume small g, which is acceleration due to gravity, to be constant. It will not change. अब मैं लॉजिकली तुमसे एक बात पूछता हूँ। मान ले तुम में से सबसे स्ट्रांग कौन है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने तुम्हारा फिजिकल बिल्डअप नहीं देखा है। तो आप में से जो सबसे स्ट्रांग से स्ट्रांग, जो स्ट्रांग सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी जो होगा या जो बच्चा होगा, स्ट्रांगेस्ट बच्चा आप में से जो भी होगा, स्ट्रांगेस्ट बच्चा, अगर मैं उसको बोलूं कि बेटा एक स्टोन थ्रो कर सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो तुम्हारे हिसाब से वो कितना दूरी तक स्टोन थ्रो कर सकता है? जस्ट अ रफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइडिया का एस्टिमेट ले रहा हूं मैं तुमसे। तुम्हारे हिसाब से तुम में से जो सबसे ताकतवर बच्चा होगा, ठीक है, वो भी ध्यान से सुनना, तुम में से जो सबसे ताकतवर बच्चा होगा वो भी कितना दूर तक एक इसको फेंक सकता है, स्टोन को? 70 to 100 मीटर्स। अच्छा 100 मीटर, 75 मीटर, 4th फ्लोर। Previous slide please. Yes, I will show. Just a moment guys, just give me a moment because a battery has got a bit down, so I need to just put it in the charging mode. Just give me a moment. हाँ जी, so I'm back again. Just it was a momentarily lapse. The battery was discharged. Okay, fine. I hope fine. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गुड। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था, आप में से बहुत से लोगों ने उसका रेस्पॉन्स भी दे दिया है। तो यू आर राइट, हम मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं यार? 75 मीटर मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा हम नहीं फेंक सकेंगे। 70 मीटर्स, 75 मीटर्स, उससे ज्यादा नहीं फेंक सकेंगे, राइट? और हम जिस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हो, जहां तक जी कांस्टेंट है, वो है 640 किलोमीटर। भाई साहब ये 640 किलोमीटर से इतना तक तो कोई इंसान फेंक ही नहीं सकता। इसका मतलब आप जितने भी प्रॉब्लम्स फेंकोगे कि स्टोन इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जनरली हम जो फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जहां पे आदमी कोई एक गेंद को फेंकेगा, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें 640 किलोमीटर तक कभी अटेंड हो ही नहीं सकती। अगर अटेंड होगी तो उस केस में हमें जी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जी चेंज होगा, इट विल नॉट बी कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? उस केस में हमें जी को ध्यान में रखना पड़ेगा और जी को कांस्टेंट हम उस केस में नहीं मान सकेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन जितने भी सवाल हम किनेमेटिक्स में बनाएंगे, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, उन सभी सवालों में हम जी को अगर कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब हम जिस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं कि हमने स्टोन को फेंक दिया और वो ऊपर गया, वो डिस्टेंस विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 640। सो दैट इज व्हाई हम जी को कांस्टेंट ही मानेंगे, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं जो अभी हर्ष पूछ रहा था, विल टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन में मैंने आपको यूएसए पॉजिटिव यूएसए नेगेटिव समझाया है। अभी जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस केस में एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन along x एक्सिस में कवर कर लिया है। और इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में a की वैल्यू कांस्टेंट होती थी नो डाउट, बट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता था। जैसे कि कार एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली
प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस का मोशन, इसी की बात करेंगे हम लोग। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस मतलब इस केस में जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे तो समझो एक बात, मेरी यूएसए के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ यूएसए पॉजिटिव, नीचे की तरफ यूएसए नेगेटिव, ठीक है। अब मेरी बात सुन, दिस इज करेक्ट। अब मेरी बात सुन, कॉन्सेप्ट ये है, आपने 9th स्टैंडर्ड में कुछ अलग पढ़ा होगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ। याद रखना, मैं बोल रहा हूँ स्कूल लेवल पे इसको बहुत ही अलग तरीके से, और वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने जब बच्चों को फाउंडेशन पढ़ाया था तो मैंने उनको यही बताया था कि आपको जो मैं साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ वही फॉलो करो, कभी गलती नहीं करो। सुनना ध्यान से, देखो गेंद या फिर वेलोसिटी जो है, गेंद आप ऊपर फेंको नीचे फेंको, अगर ऊपर फेंकोगे तो यू पॉजिटिव होगा, नीचे फेंकोगे तो यू नेगेटिव होगा। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, गेंद ऊपर फेंको या नीचे फेंको, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड एंड इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके आगे डाउनवर्ड होने के कारण इसके आगे साइन क्या आ जाएगी, माइनस। मतलब आप गेंद ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो, अकॉर्डिंगली वेलोसिटी की साइन चेंज होगी, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। बट जी जो है वो हमेशा कोई भी मदर अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को इक्वली प्यार करती है और सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ खींचती है मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। अपनी तरफ खींचना मतलब किधर खींचना। एक सेकंड होल्ड मुझे एक बात बता, ये अर्थ, सुनना अभी क्लैरिटी आएगा। ये अर्थ, दिस इज द मदर अर्थ, है ना। सुनना ध्यान से, मदर अर्थ है। अब यहाँ पे एक पर्सन है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, इस तरफ। अच्छा, अब कोई पर्सन इक्वेटर में प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा, दो ऑप्शन दे रहा हूं, किधर लगेगा, ऑब्वियसली इधर। यस और नो, सही बनाया मैंने, डाउनवर्ड, करेक्ट। डाउनवर्ड क्या, ये गलत है भाई साहब। ऐसे डाउनवर्ड लगेगा तो आप अर्थ में रह ही नहीं सकते, आप सीधा अर्थ से खिसक जाओगे नीचे, मतलब इक्वेटर वाले सारे यूनिवर्स में चले जाएंगे। समझ में आया है। तो अगर इक्वेटर में है तो आपकी सेंटर जो जी लगेगा वो इस तरफ लगेगा भाई साहब। समझ में आई है आपको बात। तो जो जी है, जी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। पहली बात, बेसिक बातें कर रहा हूँ, घबराना ना मुझे। तो जी ऑलवेज एक्ट्स वेयर, जी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जी रहेगा, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जो हम ले रहे हैं ये डायरेक्शन हमेशा हम नीचे की तरफ दिखाते हैं। नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो नीचे की तरफ हमेशा जाएगा। तो ये नीचे की तरफ दिखाना मतलब ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन की साइन हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। देखो आपने 9th स्टैंडर्ड में पता है कैसे पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ। गेंद अगर ऊपर से ड्रॉप करा रहे थे तो आपने जी को पॉजिटिव माना था, ऊपर से ड्रॉप किया था। और अगर ऊपर फेंक रहे थे तो जी को नेगेटिव माना था। ऐसा कुछ किया था आपने, याद है 9th स्टैंडर्ड में? आपने पक्का स्कूल लेवल में ऐसा किया होगा, आपको याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आई नो मोस्ट ऑफ द टीचर्स बाय दैट मेथड। स्कूल लेवल में वो बातें हो जाती है। आप मेरी बात सुन ध्यान से, वो फंडा स्कूल लेवल में भूल जाओ। अगर उस फंडे से सॉल्व करने गए तो आप गड़बड़ी करोगे, गारंटेड। एक आज नहीं करोगे तो कल करोगे, पर करोगे पक्का। अब मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैंने क्या सिखाया तुम्हें। यू जो है, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, सुन ध्यान से, ये गेंद को मैंने ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यू का मैग्नीट्यूड कितना है, साइन कितना है, साइन कितना नहीं, साइन क्या है, साइन क्या है बोल, साइन क्या है बोलो, पॉजिटिव, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन, ये मोशन अंडर ग्रेविटी